आज मैं आपको एक थ्रिलर क्राइम मूवी गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। कहानी शुरू होती है हमारी नायिका सारा और उसके पिता डॉन के साथ, जो मैरी को अस्पताल ले जा रहे हैं क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सारा घबरा जाती है जब मैरी की सांस रुक जाती है। वह डॉन से तेज गाड़ी चलाने का आग्रह करती है। जब वे अस्पताल पहुंचते हैं, डॉन विशेष रूप से सारा को चुप रहने का निर्देश देता है। अस्पताल में पैरामेडिक्स मैरी की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे उसे ऑक्सीजन देते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉनिटर पर केवल एक सपाट हृदय रेखा दिखाई देती है। कहानी 20 साल पहले की ओर लौटती है, एक प्रतीत होने वाली सुखद पारिवारिक डिनर सीन में। सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता डॉन और आयरीन के साथ डिनर कर रही हैं। टेबल पर माहौल तब बदल जाता है जब सारा के पिता अपनी दबंग प्रवृत्ति दिखाते हैं। वह उसे पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देता और परिवार पर अपना नियंत्रण जताता है। उसी रात सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ चुपके से बाहर निकल जाती है। बाद में उसके माता पिता को पता चलता है कि उसका कमरा खाली है और उसका पिता उसे एक समस्या कहता है। पार्टी में सारा क्रिस के साथ डांस करके मजे करती है, जो बाद में उसके लिए विशेष रूप से लिखा गया एक गाना गाता है। वे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और चुंबन करते हैं। सारा सुबह घर लौटती है। डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा होता है। उनकी लड़ाई होती है और सारा कहती है कि जैसे ही वह 18 साल की होगी, वह परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देगी। सारा अपनी माँ और बहन से अपनी योजना के बारे में बात करती है कि वह देश भर में यात्रा करेगी और खुद को सपोर्ट करने के लिए काम करेगी। उसका पिता यह बात सुन लेता है और बेसमेंट में जाता है, जहां वह एक बुक शेल्फ के पीछे एक गुप्त कमरे का खुलासा करता है। 3 महीने बाद सारा ग्रेजुएट होती है। सारा और उसकी माँ की बातचीत में पता चलता है कि उसका पिता बेसमेंट में अपने मैन केव में अधिक समय बिता रहा है। जब आयरीन घर से बाहर जाती है, डॉन सारा को एक बॉक्स ले जाने में मदद करने के बहाने बेसमेंट में ले जाता है। वह उसे गुप्त कमरे में ले जाता है, उसे बताता है कि यह पिछले मालिक द्वारा बनाया गया एक बम शेल्टर है। वह उसे कमरे में बंद कर देता है और वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाती है। दुर्भाग्यवश कोई उसे सुन नहीं सकता क्योंकि शेल्टर साउंड प्रूफ है। उसकी माँ उसकी गुमशुदगी से चिंतित होकर पुलिस को फोन करती है। चौथे दिन उसका पिता उससे मिलने आता है और ठंडेपन से उसकी कैद की व्यवस्था समझाता है। अब से उसे हर चीज कमानी होगी, यहां तक कि साफ हवादार हवा भी। जाने से पहले डॉन सारा पर हमला करता है। एक पुलिस वाला परिवार से मिलने आता है, कहता है कि संभवतः सारा अपनी योजनाबद्ध लंबी यात्रा के लिए निकल गई होगी। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि सारा बिना अलविदा कहे, खासकर अपनी 18वीं जन्मदिन से पहले, घर छोड़ देगी। अकेली और डरी हुई सारा क्रिस के साथ बिताई अपनी रात को याद करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, क्रिस घर आता है। डॉन उससे झूठ बोलता है और कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई। बेसमेंट में कैद के 21वें दिन वह अपनी 18वीं जन्मदिन मनाती है। उसका पिता उसे एक केक और एक लाल नाइट गाउन उपहार में लाता है। वह एक घड़ी मांगती है और वह कहता है कि उसे कुछ करने के लिए उसे उसके लिए कुछ करना होगा। जब वह उसकी बात नहीं मानती, वह उसे मारता है। लगभग 1 साल की कैद के बाद पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसका पानी फटता है। अकेले वह एक लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम मैरी रखती है। 4 साल बाद सारा फिर से गर्भवती होती है। डॉन एक गुप्त दोहरा जीवन जीता है, एक अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ, और दूसरा बेसमेंट में सारा और उसकी बेटी मैरी के साथ। सारा की गुमशुदगी से अभी भी चिंतित आयरीन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन सख्ती से मना कर देता है। अच्छा व्यवहार करने के लिए उपहार के रूप में डॉन सारा और मैरी के लिए बेसमेंट में एक टीवी लाता है। बाद में सारा एक और बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का माइकल। एक रात सारा अपनी डरावनी जिंदगी की कहानी को एक राजकुमारियों और शूरवीरों से भरी बेड टाइम स्टोरी में बदल देती है, जो वह अपने बच्चों को सुनाती है। क्रिस फिर से घर आता है, सारा के बारे में पूछताछ करता है। उसकी बहन एमी उसे सच बताती है। ये महसूस करते हुए कि डॉन ने क्रिस से झूठ बोला था, वे बात करते हैं कि डॉन हमेशा सारा के साथ कितना भयानक रहा है। एमी को डर है कि डॉन ने सारा को मार डाला होगा, उसकी व्यक्तित्व और पिछले बुरे स्वभाव का हवाला देते हुए। समय बीतने के लिए सारा अपने बच्चों के लिए काल्पनिक रोमांच बनाती है ताकि वे बाहरी दुनिया को भूल जाएं। इस बीच डॉन को एमी और आयरीन द्वारा उसके झूठ का सामना करना पड़ता है। एक भयानक लड़ाई होती है। गुस्से में आयरीन चिल्लाती है कि वह अपनी बेटी को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उनकी लड़ाई के दौरान
डॉन अपनी चाबियां आर्म चेयर पर गिरा देता है। एमी चाबियां लेती है और सुराग की तलाश में बेसमेंट में जाती है। डॉन उसे ढूंढ लेता है, अपनी चाबियां वापस लेता है और एमी के साथ लड़ता है। वह गुस्से में डरी हुई है और सारा के गायब होने का दोष उस पर लगाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, सारा एक और बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का जिसका नाम वह थॉमस रखती है। शांत और विनम्र रहकर सारा डॉन को तीसरे बच्चे को ऊपर ले जाने के लिए मना लेती है। वह उसे समझाती है कि बेसमेंट में एक और बच्चे के लिए जगह नहीं है और उसे उसकी देखभाल करने का समय नहीं है। बच्चे को घर के पोर्च पर छोड़ दिया जाता है ताकि आयरीन उसे ढूंढ ले। बच्चे की टोकरी में एक हृदयस्पर्शी नोट में, जो प्रतीत होता है कि सारा ने लिखा है, वह लिखती है कि यह उसका बच्चा है और वह चाहती है कि आयरीन उसकी परवरिश करे। पत्र में वह बताती है कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास बच्चे की देखभाल करने के साधन नहीं है। टोकरी में सारा का एक और नोट भी है जिसमें वह मदद की गुहार लगाती है। दुर्भाग्यवश डॉन उसे ढूंढ लेता है और फिर से सारा पर हमला करता है। कैद में साल बीत जाते हैं। बच्चे असाधारण कल्पना शक्ति विकसित करते हैं, अपनी माँ की बेड टाइम स्टोरी को और विस्तार देते हैं। अब तक सारा 14 साल से बेसमेंट में है। मैरी एक खूबसूरत युवा लड़की बन गई है जो एक रात मेकअप आजमाती है। जब डॉन उसकी सुंदरता में रुचि दिखाता है, सारा उससे अपनी बेटी को अकेला छोड़ने की विनती करती है। वह नहीं चाहती कि उस पर हमला हो। बदले में डॉन बिजली बंद कर देता है, जो साफ हवा को नियंत्रित करती है। हवा के लिए हाँफते हुए मैरी अपनी चिंता व्यक्त करती है कि उसने कभी किसी से मुलाकात नहीं की और उसके कोई दोस्त नहीं है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि मैरी को बिल्कुल नहीं पता कि डॉन उसका दादा और पिता दोनों हैं। अब बड़ा हो चुका थॉमस अपनी दादी को अपनी माँ के बेडरूम में रोते हुए पाता है। आयरीन अपनी बेटी को याद करती है और थॉमस से बात करती है कि सारा कितनी शानदार है। उसी समय बेसमेंट में छत से बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सारा ऊपर चढ़ती है और एक नम छत की खोज करती है। एक चम्मच का उपयोग करके वह सतह तक खोदती है, जहां वह एक संकट संकेत चमकाती है। एक पड़ोसी इसे नोटिस करता है और डॉन को इसके बारे में बताता है। इसे जांचने के बजाय डॉन सारा को मारता है, जो फिर से गर्भवती है। मारपीट के कारण वह अपना बच्चा खो देती है। दर्द से रोते हुए सारा का मृत बच्चा जन्म होता है और डॉन बच्चे को यार्ड में दफना देता है। डॉन बेसमेंट में जाता है और शिकायत करता है। वह थॉमस की तारीफ भी करता है, जो अब एक मजबूत एथलीट है। जब मैरी और माइकल पूछते हैं कि वे बाहरी दुनिया में कब जाएंगे, डॉन सारा को दोष देता है और उसके बुरे व्यवहार को इसका कारण बताता है। अपने बच्चों के अंतहीन सवालों से दबाव में, गुस्से में सारा चिल्लाती है और उनके सभी फर्नीचर को तोड़ देती है। थक कर वह जमीन पर गिर पड़ती है। क्रिस के साथ अपने सबसे खुशी के पलों को याद करती है। उसके बच्चे उस पर एक कंबल डालते हैं और अपने घर को साफ करते हैं। वे उससे माफी मांगते हैं। भावुक होकर सारा उन्हें बताती है कि वे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी कैद की सच्ची कहानी सुन सकते हैं। अब तक उन्हें पता था कि डॉन उनकी चाची आयरीन के साथ ऊपर रहता है ताकि थॉमस की देखभाल में मदद कर सके। झूठ से तंग आकर वह उन्हें सब कुछ बताती है। ये शुरू से कि उनकी जिंदगी उनकी पसंदीदा बेड टाइम स्टोरी का प्रेरणा स्रोत है। धीरे से वह बताती है कि डॉन उसका पिता भी है और उनका पिता भी। जिस क्षण मैरी को यह दर्दनाक सच्चाई पता चलती है, उसे गंभीर दमा का दौरा पड़ता है। बच्चों को अब लगता है कि उनके साथ कुछ गलत है। सारा उन्हें आश्वस्त करती है, कहती है कि वह उनसे प्यार करती है और डॉन ही एकमात्र दोषी है। 1 साल बाद डॉन और माइकल के बीच एक और घटना होती है, जब डॉन सारा और उसकी उपस्थिति का अपमान करता है। बेसमेंट के लिए भोजन राशन किया जा रहा है क्योंकि डॉन को काम में परेशानी हो रही है। जल्द ही वह अपनी नौकरी खो देता है। फोरक्लोजर का सामना करते हुए डॉन बेसमेंट में परिवार को दम घुटने की कोशिश करता है। वह कार के एग्जॉस्ट धुएं को हवा के वेंट से जोड़ता है। उसे गैरेज में थॉमस द्वारा बाधित किया जाता है, जो अनजाने में उनकी जान बचा लेता है। जब डॉन और उसका परिवार यार्ड में एक मजेदार बारबेक्यू कर रहे होते हैं, मैरी बीमार है, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। डॉन मैरी को अस्पताल ले जाने से मना कर देता है। सारा उसकी मदद की भीख मांगती है। वह वादा करती है कि वह कुछ भी नहीं कहेगी। डॉन सहमत हो जाता है। माइकल पीछे रह जाता है। 20 साल की कैद बीत चुकी है और अब हम फिल्म की शुरुआत में हैं, जब मैरी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सारा मैरी की जिंदगी के लिए बहुत चिंतित है और जब डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं तो उसे वास्तव में राहत मिलती है।
जब नर्स और मेडिकल हिस्ट्री मांगती है, उसे बताया जाता है कि मैरी होम स्कूल्ड है और केवल प्राकृतिक उपचारों से इलाज किया गया है। सारा धीरे धीरे अस्पताल को स्कैन करती है, भागने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन वह थकी हुई और खोई हुई दिखती है। भागने की कोशिश में सारा मेडिकल फॉर्म्स पर पानी गिरा देती है और डॉन से अलग हो जाती है। डॉन के पास पहुंचने से कुछ सेकंड पहले सारा नर्स तक पहुंचती है, कबूल करती है कि उसे मदद चाहिए। एक पुलिस अधिकारी डॉन से बात करने जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सारा मैरी को यह घोषणा करती है, वे सुरक्षित और आजाद हैं। घर पुलिस से भरा हुआ है, जो माइकल को भी आजाद कराते हैं। आयरीन और थॉमस तबाह हो जाते हैं जब वे माइकल को हवा के लिए हाँफते हुए बेसमेंट से बाहर निकलते देखते हैं। डॉन पुलिस की गाड़ी के पीछे से सब कुछ देखता है। बाद में एक खूबसूरत गर्मी के दिन मैरी, थॉमस और माइकल ग्रामीण इलाके में खेलते हैं, जबकि सारा, आयरीन और एमी घर के पोर्च से उनकी देखभाल करती हैं। मैरी ड्राइववे से किसी को आते हुए नोटिस करती है। ये क्रिस है। वह अपनी मोटरसाइकिल पर आता है। सारा के साथ वे टहलने जाते हैं। उसे खेद है कि उसने उसे ढूंढने की और कोशिश नहीं की और उसके पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया। वह उसे एक उपहार देता है, एक गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट जो उसने 18 साल की उम्र में उसके लिए खरीदा था, जब वे एक यात्रा पर निकलने की योजना बना रहे थे। आखिरकार एक साथ खुश, वे अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित मोटरसाइकिल सवारी पर निकलते हैं। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।